देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर नीलकंठ। इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। पढ़ते हैं क्या कह लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर मैं लौट रही थी। वो किसी दिन का बात कर रही हैं कि उस दिन वो अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोश की दुकान का ध्यान आया। वो कहीं जा रही थी तो चिड़िया और खरगोश का दुकान कोई था जानवरों का, उसी पर ध्यान आया और मैंने ड्राइवर को उस ओर चलाने का आदेश दिया और ड्राइवर से बोली कि चल ड्राइवर उस तरफ चलते हैं। बड़े मियाँ चिड़िया वाले के दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। जो दुकान वाले का नाम था बड़े मियाँ। बड़े मियाँ चिड़िया वाले दुकान के निकट पहुंचते ही, जैसे ही वहां पे पहुंची तो बोले कि रुको यहीं पे। मेरे प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना प्रारंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शकरकंद से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। जैसे बात क्या है ना कि चिड़िया बेचने वाला जो था उसके दुकान पर जैसे ही कार रुकता है इनका, तो ये कुछ नहीं पूछ रही हैं, वही बोलने लगा दुकानदार ही कि दुगो जो चिड़िया मार है वो 2 मोर और एक मोरनी पकड़ के लाया है और इनके पंजों से दवाई बनता है, यानी कि मुआने के लिए मांग रहा था हमसे, तो हम नहीं बेचे हैं। बड़े मियाँ के भाषण के तूफान में के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। वो बड़े मियाँ कौन है? दुकानदार हैं। तो बोल रहा है कि उनके लिए कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, तो बोलते जा रहे थे। बस सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। बोले ठीक है चुप रहिए, अब हमको बोलने दीजिए। तो बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं, मोर के बच्चे है कहाँ? तो वो अगला सवाल बोली अब ये कि कहाँ हैं बच्चे? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। बताया कि देखिए उधर है। तो जब वो देखी तो वहां पे देखी कि तार का एक पिंजरा था, सुगा उगा रखा जाता है, उसी में वो लोग बैठा था। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र की जैसा लग रहे थे। वो बहुत छोटा पिंजरा था, दुकान में ऐसे ही होता है। तो लग रहा था कि उसमें कोई बना के रखा हुआ है कुछ। मेरे निरीक्षण के साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। वो जाके देख रही थी, ये भाषण दिए जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मारने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। वो बोल रहा है कि 30 रुपया हमसे मांगा है, ये खरीदे हैं 30 रुपया में। बरहा कहा, भाई जरा सोच लो, इसमें कोई मोर की खासियत भी है तो इतनी बड़ी कीमत मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके अस्ता पछता कर देना ही पड़ा। बोला कि आप यहीं के चलते हम खरीदे हैं कि आपको देना था, अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान देकर मैंने वह पिंजड़ा कार में रखा तो मानो जाली के चौखट का चित्र जीवित उठा। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता है कि पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। 30 रुपया दिए,
30 रुपये में खरीद में किया था वो। अब 5 रुपया बेसी दिए, 35 रुपया में वो मोर और मोरनी को क्या किए, खरीद के ले गए। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कह के ठग लिया है। जैसे ही घर पहुंचे तो बोला ये मोर खरीद के लाए हैं, ये तो तीतर है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही, ठगे जाने की बात से मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। कितना बार इनको लेखक को ठग लिया गया है ऐसे कह के, तो इसीलिए इनको कोई कहता है कि ठगा गए हैं तो बड़ी खिसियाते थे। अब प्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या सुरबाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही, चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। बोले कि ठीक है, चीज जो है तो पूछेंगे हम, तू लोग को बकबक करने की जरूरत नहीं है। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे चूहादानी जैसे पिंजरों से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छुपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। वो जिसमें पढ़ते लिखते थे लेखक, उसमें उनको उनमें ले जाकर पिंजरा को खोल दिया। अब वो छोटा सा कमरा में रहने वाला 2 जीव था, वो बड़ा सा कमरा जब मिला तो भुला गया वही में। वो लगा खेलने कूदने, कभी हेने कूदता था, कभी मेज के नीचे घुस जाता था। अंत में एगो डस्टबिन था बड़ा सा, जिसमें वो कागज रखते थे, उसी में वो लोग जाके बैठ गया। मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने रैन बसेने का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन तक वे इधर उधर गुप्तवास करते रहे और रात में गद्दी की टोकरी में प्रसन्न होते। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। अचानक तो आदमी से कनेक्ट नहीं होगा, जानवर है, नया नया आदमी है। गाय भैंस भी घरे आती है खरीद के तो अचानक किसी से नहीं बोलने लगती है, चाहे किसी को नहीं पास में जाने लगती है। धीरे धीरे वो जानती है कि नहीं ये मेरे लिए ही है, तब वो जाकर के होता है। तो ये भी धीरे धीरे उनके पास आने लगा। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवांगतों का पता लगा सकती थी, तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं था। वो बिल्ली पोस के रखे थे, नाम था उसका चित्रा। अब छोटी छोटी लोग था, अगर बिलैया कहीं पकड़ लेती लोग को तो क्या करती पता है ना, खा जाती। वैसे वह चूहों पर आक्रमण नहीं करती, वो चूहा को नहीं खाती थी, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। आप देखे होंगे घर में अगर छोटे बच्चे होंगे, अगर कोई दूसरा घर का बच्चा को कोई उठा ले उनके पापा, तो छोटका लड़का देख के चिल्लाने लगता है कि एक गाय उठे ले बड़ो, घटाबो हमरा के लाओ। उसको समझ में आता है कि अब हमरा के ना लिहन कबोई, अब एकरा के ले लन। तो वैसे ही बिलैया सोच रही थी कि ये दोनों कहाँ से आ गया, और रे अकेले हम थे तो मस्त थे, हमारा मान मर्यादा बढ़िया था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा के लिए, अभिमानी मार्जरी के लिए असह्य कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाना का रूप होने लगा, तब मैंने कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। अब वो देखी लेखक कि अब ये लोग तो मेरा जो पढ़ने लिखने का कमरा है इसको चिड़िया घर बना देगा, कूद कूद के इधर कूदना उधर भागना, कुछ छींट देना। तो लग रहा था कमरा नहीं है, चिड़िया घर है। तो ये बोले कि अब इन लोग को अपने जगह पर पहुंचाना है, क्योंकि ये लोग पच गया है, भागेगा नहीं। दोनों नवांगतों ने पहले से रहने वाले में वैसा कोलूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जब वो पहुंचे वहां पे दोनों, तो जैसे नववधू बहू आती है जब घरे, तो वैसे उसका स्वागत किया वहां के जानवरों ने। कैसे? लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। लक्का कबूतर था, कबूतर का नाम क्या था उनका? लक्का। बिल्ली का नाम क्या था? चित्रा। बुझा रहे ना? नाचत रहे, वो छोड़ के आ गया कि तैयार बा ना होता है। गांव देहात में कोई नया आदमी खाली आ जाओ
तो भौर गांव के आदमी जैसे जैसे जाएंगे वो दूरी बोले कि तो जाता मिठाई ले ले भाई एक झोरा। तो बोलो फलानमा हवन फलानमा हवन, ऐसे होता है ना जी। हाँ, कहाँ थे हम? कबूतर नाचना छोड़ करके क्या पड़ा? दौड़ पड़ा, और उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु की रागनी आलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। बड़े बड़े जो खरगोश थे एकदम आराम से सब बैठ के देखने लगे, के आया है। ऊन की गोंद गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। खरगोश छोटी छोटी था, बड़े बड़े बाल था, वो लगता है ऊन का ढेला है, ऊन का ढेला होता है ना, तो वो लोग उछल कूद करने लगे वही जे उस दिन। हाँ, तो मान लो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने गए। तोता एगो आंख बंद करके ऐसे झंकता था कि उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। लगा कि एकदम क्या हो गया है लोगों को। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकलाप वैसा ही क्रमशः और रंगमंच था जैसे इल्ली से तितली बनना। छोटे छोटे थे, धीरे धीरे बढ़ने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, ऐसा कुछ बनने लगा वो। गोल आंखों में इंद्रिनी की नीलाभ धोती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छांव तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलखपन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई, उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंचा कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचा कर दागना चुगना, पानी पीना, टेढ़ करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं की जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता था। गति का चित्र आंका नहीं जा सकता था। मतलब वो तीतर नहीं था, मोर ही था। अब वो जैसा मोर बनना चाहिए था वैसा वो बनने लगा। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाह गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति से वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। मोर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा, मोरनी उतना जल्दी जल्दी नहीं बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। अब दोनों का नाम रखा गया। इसका जो गर्दन था वो नीला था, तो नीला के कारण उसका नाम क्या रख दिया गया? नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने वाली मोरनी का नामकरण हुआ राधा। और जो मोरनी थी उसी के साथ हमेशा रहती थी, वैसे ही रहती थी जैसे कृष्ण के साथ राधा रहती है, तो वो उसका नाम रख दिया गया राधा। लक्का कबूतर था, चित्रा बिल्ली थी, दो लोग और आ गए। कौन कौन? मोर और मोरनी। मोर का नाम क्या रखा गया और मोरनी का नाम रखा गया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ अपने को आपको चिड़ियाघर के निवासियों जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। अब वो नीलकंठ जो था वो सबका रक्षा करने लगा अपने से। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उन्हें एक ओर ले जाता, जिन्हें दाना दिया जाता। घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। वो क्या करने लगा, सुबह समन के जाए चलो चलो खाना खाने चलो, सबको खाना खाने लिया जाता। अगर कोई इन्हें उन्हें करता मारता था उसको, चल सीधा रहो सब। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उसके कान पकड़ ऊपर ऊपर उठा लेता, खेलता था। खरगोश के छोटे छोटे लेकवन के कानमा पकड़ के उठा लेता। और तब तक जब वे आंत्र क्रंदन न करने लगते उसे अधर में लटकाया लगता। जब तक लटकाए रखता तब तक जब रोने न लगे। छोटका छोटका लेकिन उनको रुलाने में अच्छा लगता है थोड़ा सा, उनको कुछ ऐसा टेढ़ बांगुच करो और फिर जब चिल्लाने लगे तो तुरके चिल्लाने दो,
और फिर जैसे करो तो तुरंत ऐसे चिल्लाता है वो सब। और जैसे ही उनको रखो होता है ऐसा। अरे ना होता, चॉकलेट वॉकलेट लिए रहता है कोनो, छीनो उससे तो जोर से टकरता है, जैसे ही दो साउंड बंद। कभी कभी अपनी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कण संस्कार हो जाता, कबो कबो वो उनका कान छेद देता। पर वे क्रोधित होने पर वे कभी फिर भी वे कभी क्रोधित होने का अवसर न देते। दंड विधान के समान ही जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम असाधारण था। प्रायः मिट्टी में पैंख फैलाकर बैठ जाता। वे सब अपनी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआल खेलते रहते। वो पंखवा फैला देता और सब लोग पूंछवा उसमें सटाता था, उसमें लाके उसके पंखवा में। ऐसी ही स्थिति एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब वो खतरनाक स्थिति आया विलेन सांप जाली घर में पहुंच गया। सभी जीव जंतु भागकर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। देखो छोटा सा खरगोश था और उसको पकड़ लिया उसने। निगलने के प्रयास में उसका आधा शरीर पिछले मुंह में दबा रखा था, आधा वो पैसे धैले रहे मुंहवा से सपवा, आधा जो बाहर था उसे ची ची का स्वर इतना भी तीव्र नहीं निकल सकता कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। वो बेचारा बोलियो नहीं पा रहा था खरगोशवा जो था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ जो था सेनापति, वो ऊपर सो रहा था। उसके चौकन्ने कानों में उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और पूंछ पंख समेटकर सर से झपटे में एक नीचे आया। उसको लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। आया नीचे, सहज चेतना से समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। वो सोचने लगा कि अगर उसके फन पर चोंच मारेंगे या कहीं खरगोशवा पे लग गया तो मर ही जाएगा, हम बचाने गए हैं। उसने सांप के फन को पंजों से दबाया और पकड़ा कस के एकदम इस सांपवा को, और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। अब पकड़ के लगा मारने कहीं दूसरा जगह। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया पर तो वहीं पड़ रहा है। जैसे ही वो, तुम सोचो कस के पकड़े हो और तनिए तुम्हारा कोई कान ऐठे, छूटेगा तो खरगोशवा निकल तो गया, लेकिन बेचारा एकदम उसी पड़ल था, मोल नहीं था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। राधा उधर नहीं गई क्योंकि झगड़ा मार चल रहा था, लेकिन वो चिल्ला के सबको बताया ही कि देखो चालू है युद्ध। माली पहुंचा, हम सब निकट पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब शिशु खरगोश के पास गया। रात भर उसे पंखे के नीचे उसे उछलता देता रहा। कार्तिकेय ने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह पंछी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। जब सब लोग वहां पे पहुंचा तो सांप को मुआ दिया था वो। तब लेखक कह रही हैं कि भगवान कार्तिक का, शंकर जी के 2 गोली का, गणेश और कार्तिक, तो कार्तिक का सवारी मयूर है, मोर है। तो वो सोच रहे हैं कि ओ यही से कार्तिक भगवान मयूर को अपनाए हैं। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। मोर कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, बाज है, चील है, कुछ खा जाता है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो हैं, उनका मानवीकरण भी हो गया। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंखों को मंडलाकर जब वो नाचता था तो उसके नृत्य में एक सहजात लय रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नाच नहीं सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। राधा तो थी नीलकंठ के समान नहीं नाचती थी, वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर पंख को छूती हुई बाईं से निकल जाती, बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उस प्रक्रिया में एक पूरक ताल का परिचय मिलता। सब लोग नाचते गाते थे। नीलकंठ ने समझ लिया था कि उसका नृत्य मुझे भाता है,
यह बताया नहीं जा सकता, परंतु एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आया, अपने पंखों को सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य भंगिमा में खड़ा हो गया। एक दिन वो निकल के आया और जो लेखिका थी उनके पास जाकर के खड़ा हो गया और पूरा पंखवा अपना क्या कर लिया, फैला लिया। मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपनी सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय विभूत हो जाता। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटिलमैन की उपाधि दे डाली। वो बहुत तेज था, वो कोई आता ना तो उनके सामने जाकर के सभ्य बालक की तरह खड़ा हो जाता। तो एक विदेशी महिला थी, उसको जेंटिलमैन बोली कि अरे बड़ी जेंटिलमैन मोर है। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने इतनी कोमलता से हौले हौले खाकर उठाकर खाता था कि हंसी आती थी, विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से उसे अधिक पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। जिस चोंच से उस सांप को मुआ दिया था, उस चोंच से हाथ पर रखा हुआ चना उठाता था और हाथ को एक खरोच नहीं आता था। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते, अशोक नए लाल पलों से ढक जाता, तब वह जाली घर में इतना अस्थिर उठता कि उसे बाहर छोड़ना पड़ता। नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु वर्षा ही थी। दोनों मोर थे। वर्षा में मोर बहुत नाचता है। मेघों के उमड़ आने से पहले वे हवा में सजल आहट पा लेते थे। उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती, मानो बूंद उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ गर्जन के ताल पर उनके तमन्य नृत्य का आरंभ होता। फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंद्रतर हो जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर पंख, बाएं पंजे पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे एक दूसरे के पंखों को टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते। इस आनंदों की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण गाथा है। वो भींग जाते तो पंख फैलाते और दोनों आपस में बहुत मिलजुल कर रहते। एक दिन मुझे किसी कार्य से नकाश खोने से निकलना पड़ा। एक दिन घटना क्या हुआ, कोई अब यहाँ पे फिर एगो विलेन आया था सांप। एक और विलेन का एंट्री होने वाला है। फिर वही दुकनिया से एक दिन गुजरे, ऐसे के गुजरा लेखक। तो बड़ा मियाँ देख करके पहले ही रोक लिया, रुकिए तो नहीं गुरुजी रुकिए। बोला कि इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। मैंने संकल्प करके बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफेद डोरे के कान में बंधी ऐनक को ध्यान केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंजे से दोनों पंजे की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी, वो खड़ी नहीं हो सकती थी। वो जैसे ही उसको रुकवाया गाड़ी, तो ये बोले थे कि हाँ मैं इसके दुकान में अब की बार झकबे नहीं करेंगे। लेकिन वो अपने पैर में भी एक मोरनी को रखा था, उसका पैर दो उंगलियां टूटा हुआ था। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। फिर वो बकबक करना चालू। गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है देखिए। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं, मतलब कोई सुनाइयो रहा है, कह रहा है कि कैसे कहीं अधमरी है। सारांश यह कि 7 रुपए में मैंने देकर उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले गई। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। उसको ले गई उठा के। बेचारी अधमरी थी। जो लेखिका है ना, वो जानवरों से बहुत प्रेम करती थी। एक चैप्टर था सोना, 7 क्लास में, पिछला बुक में, वो भी महादेवी वर्मा का। उसमें हिरण पालने का जिक्र किया गया है। इसमें किसको पालने का जिक्र किया गया है? मोर। वो ले गई 7 रुपए में खरीद के। महीना भर में वो ठीक हो गई। उंगलियां वैसे टेढ़ी मेढ़ी रहीं,
परंतु वो ठूंठ पंजों से डगमगाती हुई चलने लगी बेचारी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। 3 गो मोर हो गया ना। मोर का नाम था नीलकंठ, मोरनी का नाम था राधा, और इसका नाम क्या था? कुब्जा। ये मोरनी थी। ये भी नाम के अनुरूप वो स्वभाव से भी कुब्जा प्रमाणित हुई। देखते होंगे कोई बढ़िया सा घर चलता है, हंसी खुशी चलता है, फिर कोई बहू आती है और सब कुछ बिगाड़ के चली जाती है। होता है ऐसा। हंसते खिलते घर को कैकेयी ने बर्बाद कर दिया, रावण के वंश उजाड़ दिया। ये सब ऐसा ही हुआ। वो स्वभाव से भी कुब्जा थी। कुब्जा मतलब छुछुंदर कहा जाएगा। छुछुंदर जल्दी समझ में आएगा। अब नीलकंठ और राधा एक साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। राधा और नीलकंठ जब साथ घूमते थे तो ई अब मारने लगती थी राधा को। जाके चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले, यानी मारवो करती थी इसको रधवा के, तू ओकरा साथ मत रह। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उसे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। वो नीलकंठ नहीं चाहता था उसके साथ रहना, लेकिन ये दौड़ दौड़ के उसके पास चली जाती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। वो किसी जीव जंतु से, उस घर में किसी जंतु से उसका बनता उनता नहीं था, सबसे झगड़ा था। और नीलकंठ के पास किसी और जानवर को भी जाने नहीं देती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिसे वो पंखों में छिपाए बैठी थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब छितरा दिए। अंडा दी थी बेचारी, वो अपना पैर छिपाई थी पंखों से, और ये जा करके मार मार के उसको भगा दिया, उसका अंडवा फोड़ दी। इस कलह कोलाहल से उससे भी अधिक राधा की दूरी बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब घर में होने लगा कलह। अब तो आदमी है नहीं कि उसको बैठा के समझाए। बेचारा नीलकंठ अब उदास रहने लगा। कई बार वह जाली घर से बाहर निकल के भागा। एक बार कई दिनों तक भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा रहा। वो घरे नहीं जाता था, जा करके आम के पेड़ पे चुपचाप लुका के बैठता था, खाता नहीं था। जहाँ से मैं बहुत पुचकार कर उसे उतारा। लेखिका गई, उसको बहुत बुला के लाई। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा, एक बार वो खिड़की के पास आके छिपा रहा। वह दाना देने जाता, मेरे दाना देने जाने पर वह सदा पंखों को फैलाकर मंडलाकर खड़ा हो जाता था, पर अब उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती है। पहले जैसा वो था नहीं। पहले दाना जब लेकर जाती थी खुश हो जाता था, नाचने लगता था, लेकिन अब जाती थी लेखक ना तो एकदम उदास बैठा रहता था। अपनी अनुभवता के कारण मैं उसे आशा करती रही कि थोड़े दिन के बाद सब में मेल हो जाएगा। लेखक को लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा, नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे कि खरगोश के बच्चों को पंख में छिपा कर बैठता है। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। एकदम अचेत पड़ा हुआ था। लेखक वहां गए, चिल्लाए नीलकंठ नीलकंठ, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा था। शक हुआ, वास्तव में नीलकंठ मर गया था। वो बेचारा मर गया उस कलह के कारण। क्यों का उत्तर अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्धक जैसे शरीर का किसी चोट का निशान मिला। मैंने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई। वो कोई बीमारी भी में भी नहीं मरा, न उसको कोई मारा था। जब गंगा के बीच धारा में प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं का बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेत कई दिनों एक कोने में बैठी रही। मर गई तो राधा भी चुपचाप कोना में बैठी रही।
कई बार वह भाग कर लौट आया था। वह इसी प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। नीलकंठ का भी कभी कभी भागता था, इन्होंने तो कुछ दिनों के बाद वापस आ जाता था, उसी आशा में बेचारी बैठी रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती। कुब्जा भी खोज रही थी उसको कि कहाँ गया। खोज के क्रम में जैसे ही दरवाजा खुलता वो बाहर निकल आती और आम अशोक के कचनार शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार कजली पर भी उसने चोंच से प्रभाव किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसके गर्दन पर लग गए। और इस बार, हाँ, कजली कौन थी? अल्सेयन कुत्ती थी, कुतिया। एक दिन क्या कि उसको खोजते हुए आम पर से उतरी बेचारी। कुब्जा भी खोज रही थी, राधा भी खोज रही थी उसको, वो तो मर गया था। वो आम पर से जैसे ही उतरी तो सामने में कुतिया दिख गई, वो कजली। और जैसे ही उस, अब एक तो स्वभाव था कि कोई के देख के अब पीटना मारने लगती वो, क्योंकि उसको किसी से मेल तो था नहीं। और वो देखी उसको, बस मारने लगी उसको। वो तो रहल कुकुर, धैलस गर्दन ओकर अपन मुंह से के दांते से दबाइलस। इस बार कलह कोलाहल द्वेषपूर्ण भरा जीवन बचाया ही नहीं जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए महत्व रखा। दा के नरेटी दबा तलस कर कुत्ता से लगेगी, दैलस गर्दन होकर दा के एकदम झकझोर दिलस। जो राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह ऊंचे झूलों पर, कभी अशोक की डाल पर अपने केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। राधा भी जिंदा है और वह नीलकंठ को बुलाती रहती है, खोजती रहती है। पाठ समझ में आ गया? हैं? चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। पाठ है नीलकंठ। लेखक कौन है इसके? पहला प्रश्न, मोरनी और मोर का नाम किस आधार पर रखा गया? तो मोर का गर्दन जो था कैसा था? नीला, तो उसका नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। और राधा उसके हमेशा क्या रहती थी? साथ रहती थी, तो उस राधा का नाम वैसे ही मोरनी सदा उसकी छाया के सामने उसके साथ रहती थी, जैसे राधा श्री कृष्ण के साथ रहती थी, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? राधा। मोर का गर्दन के कारण इसका नाम रखा गया नीलकंठ। और राधा इसके साथ कृष्ण के समान रहती थी, जैसे कृष्ण के साथ राधा रहती है, वैसे इसलिए नाम उसका क्या रखा गया? राधा। अगला प्रश्न है कि जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जब बड़े घर में पहुंची तो किस प्रकार स्वागत हुआ? मोर और मोरनी को जब जाली घर के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नए नए बहू का स्वागत उसके आगमन पर किया जाता है। गीत गाया जाता है ना, अरे सखी मंगल गाओ रे, फूल का माला सजाओ रे। तो ऐसे ही इन दोनों का क्या किया गया है? स्वागत किया गया है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उसके चारों ओर घूम घूर करके गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर मुद्रा से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके सामने नाचने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। तो ये जैसे ही ये लोग मोर पहुंचा उसमें चिड़ियाघर में, तो अचानक ये घटना हुआ कि सब लोग उसको घेर करके खड़े हो गए कि चलो देखते हैं। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? लेखिका को
नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं अच्छी लगती थी। लेखिका को नीलकंठ की गर्दन ऊंची कर देखना, ऐसे गर्दन ऊंचा करके देखता था वो। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे पंखों को मंडलाकर नाचना, एकदम पंख ऐसे फैला लेता था, फैला करके खूब नाचता था। विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, दाना चुगना एकदम अजीब ऐसे दाना चुगता था। पानी पीना, गर्दन टेढ़ी करके, जब कोई जैसे बोलता था ना तो ऐसे करता था तो गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता था लेखिका को। इस आनंद शोक की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत दे रहा है। ये घटना कौन सा घटना है, जब कुब्जा का आगमन हुआ है, कुब्जा आई है। अच्छा, आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि काहे लाई कुब्जा को, मुआ देती उन्हें, जब देखती कि सब झगड़ा कर रहा है तो उन्हें भगा देती। नहीं होता ऐसा, हम बताए हैं तुरंत अभी एक एग्जाम्पल में कि घर में कोई बहू आती है और सारे घर को तोड़ देती है, तो क्या घर से उसको निकाल दिया जाता है? नहीं निकाला जा सकता है। वो आ गई तो मान लो कि वो आसन मार के घर में बैठ गई, अब वो कहीं जाने वाली नहीं है, झेलिए उसको। अब कहाँ भगाइएगा, भगाइएगा और घटना बनाएगी वो, क्या पता जेल में पहुंचवा देगी। हाँ, ऐसे भी नीतीश कुमार महिलाओं को बड़ी आरक्षण देके रखे हैं। आदमी खातिर कुछ नहीं है, आदमी खातिर बस भैंस जैसन कमाना है, बैल जैसन काम कर करके। हाँ। इस आनंद शो की उत्ती में बेमेल स्वर बैठ उठा। कैसे? महादेवी वर्मा के पास सभी जीव जंतु आपस में अनन्य प्रेम था। एक दिन महादेवी वर्मा अपने नवाखास खोने से निकली तो चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पांव घायल था। लेखिका उसको कितने रुपए में खरीद कर लाई? 7 रुपए में, और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली नहीं थी। वह नीलकंठ और राधा को साथ देख नहीं पाती थी, जलन था उसको। जब भी उसे साथ देखती राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल और राधा की दूरी के ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। इसी कारण बेचारा वो मर गया। इन्हीं घटना को देखकर लेखिका ने कहा कि इस आनंदशोक की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वही कही लेखक कि इतना खुशी खुशी में ये दुख का आंसू कहाँ से आ गया रे। दुख का आंसू कौन थी? कुब्जा। कुब्जा का अंत किसने किया था? कजली। किसने किया? कजली ने। कजरी नहीं, कजली। कजली कौन थी? कुतिया। कजली कौन थी? और कबूतर का नाम क्या था? लक्का। कबूतर का नाम क्या था? लक्का। बिल्ली का नाम क्या था? देखो तो कितना बढ़िया याददाश्त है आप लोगों का। बस आप लोग क्वेश्चन में आंसर नहीं याद करते हैं। हम सही बता रहे हैं। आप लोग का कमी ये है ना कि आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हमसे याद भी हो जाएगा। दुनिया, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आप पे भरोसा करे तो सबसे पहले अपने आप पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, तब ना दूसरा कोई करेगा। आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम कोई मैथ बना पाएंगे। आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम याद भी कर लेंगे। आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम कुछ कर जाएंगे इस दुनिया में। अब आप ही को भरोसा नहीं है। अब कोई कहेगा कि आप पढ़ाना है आपको, हम हमारा भरोसे नहीं कि हम पढ़ा दे, तो पढ़ाई होगा वो? ये सोचना ही नहीं पड़ता है। वह पढ़ा दे, तनका मेहनत पड़ी पढ़ा दे, लेकिन बना दे वैसन। भरोसा रखोगे तब। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता? नीलकंठ को फलों के वृक्ष से अधिक पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वो
फूल उल जब लगता है ना वृक्ष में, उस समय इसको ज्यादा पसंद था। जब बसंत में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष लाल पत्तों से ढक जाता था, तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। वह बार बार बाहर जाने का प्रयास करता, तब महादेवी वर्मा को उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। वो बार बार सोचता था कि बाहर जाएं। उस समय में महादेवी वर्मा को उसको बाहर छोड़ना पड़ता, क्योंकि उसे फूल वाले वृक्ष ज्यादा पसंद थे, फल वाले वृक्ष पसंद नहीं थे। जाली घर में रहने वाले जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? वो लड़ाई करती रहती थी हमेशा। ऐसा क्यों? यदि किसी का स्वभाव मेल मिलाप वाला न हो तो सबके साथ झगड़ा करते चलता है। बात सही है। अगर मेल मिलाप वाला रहेगा, अगर बढ़िया आदमी रहेगा, तो उसको तुम उल्टा पुल्टा भी बोलोगे तो बोले कि जाने दो, जाओ, ठीक है। लेकिन मेल मिलाप ना रहेगा, तुम कुछ भी ना करोगे, अरे तुम उसके सामने से भी गुजर जाओगे तो ऐठेगा, वैसे लिखे जाके ऐसे जतला था। कुटिल कहते हैं उन लोगों को हम। कुरकुरा है, कुरकुरा समझ में रहे? वो होता है कोनो कोनो कुर्सिया जैसे मेरा कुरकुरा है, बिना मतलब के बजता रहता है। ऐसे ही कुब्जा का हाल भी कुछ इसी तरह का था। वो हरदम सबसे क्या करती थी? झगड़ा करती रहती थी। नीलकंठ के पास किसी को जाने नहीं देती और खुद नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। नीलकंठ उसके साथ नहीं रहना चाहता था। सभी को अपने चोंच से नोच डालती। इसी वजह से कोई उसका मित्र नहीं बन सका। यहां तक कि कजली उसको अपने दांत से नोच के क्या कर दी? मुआइये दी। सपवा सही पकड़ा था। देखो, सपवा असही पकड़ा था। बड़ी मुश्किल से तस्वीर खोज के लाते हैं। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? घटना के आधार पर। सपवा क्या किया था? पकड़ लिया था इसे। तो नीलकंठ गया, उसके सोचा कि डायरेक्ट उस पर मारेंगे फन पे तो ये हो सकता है कि लग जाए बगल में, तो बेचारा खरगोश मर जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसके अगल बगल यहां मारना शुरू किया। इतना कस के मारा कि ये छोड़िए दिया इसको, और ये बेचारा अपने में क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? मर गया। इस घटना से नीलकंठ की कई विशेषताओं का पता चलता है। क्या? अरे वो लड़ पड़ा किससे? एक सांप से। तो वीर और क्या था? साहसी था। अच्छा, ऐसा मानव ही करते हैं कि कोई अगर संकट में हो तो दौड़ के जाते हैं। रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई कुत्ता आता है उजा कि अरे चलो एक्सीडेंट हुआ है बचाते हैं? नहीं। लेकिन आदमी कोई भी हो दौड़ के चला जाता है, जाके उठाता है। तो मानवीय गुण उसमें क्या था? भरा हुआ था। वह समझदार भी था। नहीं समझदार रहता? एक पागल खाना था, उसमें डॉक्टर आया और उस दो पागल में से एक पागल के पास आया, बोला कि तुमको हम लोग रिलीज करने वाले हैं यहाँ से। रिलीज मतलब छोड़ने वाले हैं, क्योंकि तुम सिद्ध कर चुके हो कि तुम्हारा पागलपन मिट गया है। तो बोला कैसे? तो बोला कि तुमने कल एक पानी में डूबते हुए आदमी को बचाया है। तुमने उसे पानी में डूब रहा था, तुम उसको दौड़ के निकाल दिए बाहर, इसलिए सिद्ध हो गया कि तुम्हारा पागलपन मिट गया है, तुम बढ़िया आदमी बन गए हो। लेकिन अफसोस की बात तो कि वो है आदमी फांसी लगा के मर गया। जिस आदमी को तुम बचाया था वो आदमी फांसी लगा के मर गया। बोला कहाँ मां? चलिए दिखाइए। तो दिखाया कि एक धरन था, उसमें रस्सी टंगा हुआ था और फांसी लगा हुआ था। बोला क्या फांसी लगा के नहीं मरा है? वो भींग गया था तो हम उसको टांग दिए थे सूखने के लिए। डॉक्टर बोला कि अगर ले जाकर 112 वोल्ट का करंट दो पहले इसको, पनिया में डूब के मरी कि ना मरी, टांग के मुंह आदल से करके। बोला क्या करेगा? अगला 300-400 साल तो कैसे रखना है और रोज इसको 12 वोल्ट का करंट देना है, मुंह आदल से करके। तो वो समझदार था, वो पगला। बताओ, समझदार था वो। ये कुछ ही है कि पानी में से भींग कर निकालो, फिर गर्दन में रस्सी लपेट के टांग दो कि सुख। उसमें अपने मित्रों के प्रति प्रेम और रक्षा करने का क्या था? ख्याल था। वो रक्षा करना जानता था। बात समझ में आ गया बढ़िया से?
कोई दिक्कत है? इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 11 खत्म।